टेकर 14408 पे नंबर 2022 से शुरू किया गया है। हेल्पलाइन के माध्यम से पोषण 2 की जो तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये हेल्पलाइन 20 भाषाओं में उपलब्ध है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 138 माननीय श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों के शारीरिक शोषण अपराधों से बचाव के लिए स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता और सुरक्षा उपायों की सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, और यदि नहीं है तो उसका कारण क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगी कि सरकार ने 2019 में सरकार ने यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं को और बच्चों के लिए अदालतें न्याय दिलाने के लिए राज्यवार फास्ट ट्रैक विशेष है, जो अदालतें स्थगित आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। ये जनवरी 2023 से 30 राज्यों में अब तक की है और प्रदेश में भी 404 विशेष पॉक्सो 8 है। अदालतें सहित कुल 745 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं जो जल्द से उनको न्याय दिलाती हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शोषण से पीड़ित बच्चों के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए क्या योजना है और सरकार ने काउंसलिंग सेवाओं और पुनर्वास केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए विशेष बजट या नीति तैयार की है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों को हमारे इसमें महिला बाल विकास द्वारा जो निर्भया फंड है उसके माध्यम से हम उनको समय से जो उत्पीड़न उनके साथ हुआ है उसके लिए हम सहायता करते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है और ये हम उनको पूरी तरह सेफ्टी देते हैं। धन्यवाद। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। Thank you so much, Chairman sir. Sir, my question is with regards to the marital rape incidents that we see. It's an unfortunate reality in India, the 21st century India, that marital rape is still not considered a crime in India. And we have seen several instances. So my question is, what are the voluntary measures available for victims of marital rape, including access to counseling, therapy and healthcare? And are there any government-funded support programs specifically addressing marital rape survivors? Thank you. माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो हमारी महिलाओं को ऐसी जो बालिकाएं होती उनके कम उम्र में कोई उनके साथ ऐसा हो जाता है तो उनकी सहायता के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा जो वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में खोले गए हैं और हर जिले स्तर पर है। एक पश्चिम बंगाल छोड़ के हर जगह वन स्टॉप सेंटर है और वन स्टॉप वैसी है जो जहां महिला उसको 181 हमने कॉल फ्री टोल फ्री नंबर रखे हैं ताकि वो 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकती कहीं भी परिस्थिति में। दूसरा, उनको जब कॉल करेगी तो हम उसी समय उसको तत्काल 20 मिनट के अंदर हम उसको सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा, अगर वो ऐसे जिले में अगर है जहाँ ऐसा इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, आने जाने की व्यवस्था उसको वो अकेली है, वहाँ पर कोई साधन नहीं है, तो हमारे पास एक गाड़ी की व्यवस्था भी है। तुरंत उसको गाड़ी से वहाँ पर लाया जाता है और उसको काउंसलिंग भी, जितने वन स्टॉप सेंटर है वो स्वास्थ्य विभाग के पास है, उनकी काउंसलिंग की होती है और उनको पूरी सुविधा भी उपलब्ध। अगर वो ऐसी पीड़िता अगर है और वो बाहर जैसे आ गई है हमारे वन स्टॉप सेंटर में तो उसको 5 दिन रहने की भी हमारी व्यवस्था है, जो 5 दिन वो रह सकती है। बाद में अगर वो चाहे कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ 5 दिन तो ये यही, और उसके बाद वो अगर उसके परिवार को बुला के अगर उसका सलाह मशवरा हो जाती तो वो उसके घर जाती है। अगर वो चाहे कि नहीं मेरे को नहीं जाना है तो उसको और भी हमारे सेंटर है उसमें उसको रखा जाता है। धन्यवाद। माननीय सुलता देव।
माननीय सुलता देव, प्लीज। सर माइक। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध आज के डेट में उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है लास्ट 5 साल को कंपैरिजन को लेके। और एक बात है कि जो महिला और बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अर्बन और रूरल एरिया में कि कोई नई स्कीम या लॉ बनाया गया है, अगर है तो क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पर 7 महीने में 54 मास रेप केसेस हो चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर थैंक यू। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सरकार महिलाओं में हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं और उनको अब यह हमारे वन स्टॉप सेंटर तो है ही, साथ ही अब सार्वजनिक और कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र में भी अगर कोई काम करती है महिला और ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर है तो उसको भी सुविधा हम देते हैं। वो है एक सी बॉक्स करके एक बॉक्स है, उसके माध्यम से वो अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकती है और वो सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर कन्नीमोजी एनवीएन सोमू, डॉक्टर कन्नीमोजी एनवीएन सोमू। Thank you, Chairman, sir. Sir, in the POCSO, the adolescent age groups between 17 to 18 who become a victim, what are the protections toward them and what are the compensations provided to them? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने शोषण से उत्पीड़न बचाने के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून को 2019 में इस अधिनियम को बदलकर हमने अब सख्त कानून को मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया है, जो कि अब जो पहले कानून था उसमें परिवर्तन करके अब ऐसे कानून की कोई भी ऐसे घिनौना हरकत अगर बच्चों के साथ किया है तो उसको मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान इस सरकार ने किया है, तो अब वो नहीं बच सकते। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 139 माननीय श्री नीरज डांगी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मेरा पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस आयोजित करने का कार्य करता है, इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन में एनटीए पूरी तरीके से अलग पैटर्न का इस्तेमाल करता है। एनटीए निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे सुनिश्चित करता है? जब नीट 20 लाख छात्रों के लिए एक ही पेपर के रूप में आयोजित किया जाता है, जबकि जेईई मेंस लगभग 15 लाख छात्रों के लिए 10 अलग अलग पेपरों में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रश्नों का अलग अलग पैटर्न है और कठिनाई स्तर भी अलग अलग होते हैं। साथ ही जेईई के प्रश्न पत्रों में बार बार होने वाली गलतियों और त्रुटियों से छात्रों के मनोबल पर भी प्रभावित करती है। एनटीए पिछले कुछ वर्षों से सर मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूं सर, भूमिका बनाए बिना सर प्रश्न बैठेगा नहीं। लंबा भूमिका लेंगे आप तो फिर सर बात तो रखनी